हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं और कहानी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मृत्युंजय गौतम की बात पर बोला, मुफ्त में तो मैं तुम्हारी जान भी नहीं बचाता। तुम्हारा टाइम वेस्ट है, इसलिए तुमने मेरी मदद की। वेल, ट्रेनिंग क्लब में तुमसे मुलाकात होगी। गौतम शाह इतना कहकर मृत्युंजय वार्ड से बाहर चला जाता। मृत्युंजय के जाने के बाद राघव एक नज़र गौतम पर डालने के बाद मृत्युंजय के पीछे चला जाता है और मृत्युंजय के कुछ बॉडीगार्ड्स वीआईपी वार्ड के बाहर रुक जाते हैं। राघव मृत्युंजय के साथ साथ चलते हुए बोला, बॉस, मुझे आपकी एक बात समझ नहीं आई। रातों रात आपने उस लड़के की इन्फॉर्मेशन निकलवा ली है और वो झूठ बोल रहा है, फिर भी आप उसे अपने पास रखना चाहते हैं। मृत्युंजय को स्क्रॉल करते हुए बोला, इसलिए मैं हमेशा राजीव से कहता हूँ कि मुझे ये बेवकूफ़ पीए नहीं चाहिए। राघव मुंह बनाते हुए बोला, बॉस, आप हर बात पर मुझे बेइज्जत क्यों करते हो? मृत्युंजय रुक कर राघव को घूरते हुए बोला, तुम कुछ ऐसा काम करो जिसमें मुझे कमी ढूंढने के बावजूद कमी ना मिले, तो मैं तुम्हारी तारीफ करूंगा। राघव मृत्युंजय की बात पर आगे कुछ नहीं कहता। मृत्युंजय सीधा हॉस्पिटल से बाहर ऑफिस के लिए निकल जाता है। सुधांशु और रिया कंप्यूटर लैब में बैठे एक्सेल पर अपना काम कोडिंग कर रहे थे और विप्लव मुंह लटकाए गेम खेल रहा था। सुधांशु की कोडिंग जब पूरी होती है तो वो विप्लव की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? विप्लव सुधांशु की बात पर बोला, वो बनी है ना, उसके पापा मर गए। सुधांशु हैरान होते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है या फिर तुम अभी भी नींद में हो? विप्लव मुंह बनाते हुए बोला, यार, मैं पहले से परेशान हूँ और तुम इस तरीके से मुझे कुछ भी कहकर हंसा नहीं सकते। रिया सुधांशु की तरफ एक नज़र देखने के बाद विप्लव से बोले, इडियट, वो सीरियस है, तुम्हें हंसा नहीं रहा है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? विप्लव मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा। आज मेरी बनी बहुत ज़्यादा रो रही थी क्योंकि उसके पापा भी दुनिया में नहीं रहे और उसकी माँ मिल नहीं रही। सुधांशु विप्लव की बात पर बोला, और तुम्हारे घर वाले का रिएक्शन क्या था? विप्लव सुधांशु के सवाल पर बोला, मैंने देखा बिग ब्रो एंड अमृत ब्रो बिल्कुल नॉर्मल थे, लेकिन शोभित ब्रो थोड़े गुस्से में थे और वो बनी को लेकर कहीं चले गए। रिया विप्लव की तरफ देखते हुए बोली, अदिति कैसी है? विप्लव अपनी गर्दन नहीं में हिलाते हुए बोला, मुझे खुद नहीं पता मेरी बनी कैसी है। सुधांशु उन दोनों की तरफ देखता है और अपना लैपटॉप निकाल उसमें कुछ करने लगता है। विप्लव सुधांशु की तरफ देखते हुए बोला, तुम क्या कर रहे हो? सुधांशु विप्लव की बात का कोई जवाब नहीं देता। फिर कुछ देर लैपटॉप में इधर उधर करने के बाद कहता है, मैं तो मेल चेक कर रहा था। मैंने 23 कंपनी में जॉब के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया था। विप्लव हैरानी से बोला, तुम इतना काम करोगे तो इस उम्र में बूढ़े हो जाओगे। सुधांशु हल्का मुस्कुरा कर बोला, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, इसलिए मैं चाहे जितना भी काम करूँ मेरे लिए कम ही है क्योंकि मुझे पैसे चाहिए। विप्लव मुंह लटका कर बोला, मेरे भाई ने मेरे कार्ड छीन लिए। अभी मुझसे ज़्यादा गरीब इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। रिया विप्लव को मारते हुए, तुमने अपनी ये बकवास करना बंद करो। क्या तुम्हें पता है हमारे सीनियर हमें वेलकम पार्टी देने वाले हैं? विप्लव एक्साइटेड होकर बोला, क्या सच में? लेकिन कब? सुधांशु को सोचते हुए, आई थिंक मैंने देखा 2 दिन एंड 12 कंपटीशन भी है। विप्लव को सोचते हुए सुधांशु से बोला, वैसे सिद्धू, एक बात बताओ, उस दिन जो लड़की तुमसे टकराई थी, तुमने उससे इतने रूड तरीके से क्यों बात किया था? वो काफ़ी क्यूट थी। सुधांशु बिना किसी भाव के बोला, सुंदर और शांत चेहरे के पीछे अक्सर एक शातिर दिमाग होता है जो तुम्हें कब बर्बाद कर दे पता नहीं चलता। रिया सुधांशु की बात पर बोली, मतलब तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी? कौन थी वो? सुधांशु एक नज़र विप्लव की तरफ देखता है जो कि काफ़ी एक्साइटमेंट में उसे देख रहा था। सुधांशु रिया की बात को टालते हुए बोला, एक हवा का झोंका था जो कि गुजर गया। अब उस बारे में बात करके दिमाग खराब नहीं करना।
वैसे मुझे भूख लगी है, दोपहर हो गई है, कैंटीन चले? विप्लव कूदते हुए बोला, जल्दी चलो, ये भी कोई पूछने की बात है? रिया विप्लव को मारते हुए बोला, तुम ना सच में एक नंबर के बेवकूफ हो, हर वक्त तुम्हें मस्ती करनी होती है। विप्लव रिया के बाल को पकड़कर खींचता है तो रिया उसे दौड़ आती है और विप्लव लैब से बाहर की तरफ भागा जाता है और रिया भी उसके पीछे चली जाती है। सुधांशु इन दोनों को जाता हुआ देखकर हल्का सा मुस्कुरा देता है और उन दोनों का बैग भी लेकर लैब से बाहर आता है कि अचानक वह नित्या से टकरा जाता है। सुधांशु नीचे गिर बैग्स को उठाने के बाद बिना नित्या पर ध्यान दिया वहां से जाने लगता है, जिस पर नित्या कहती है, क्या तुमने इतना भी नहीं सीखा कि किसी से टकराने के बाद उसे सॉरी कहते हैं? सुधांशु मुड़कर नित्या को देखते हुए बोला, अगर तुम्हें सॉरी सुनना इतना पसंद है तो कहना भी सीख लो। नित्या सुधांशु को घूरते हुए बोली, तुम्हें घमंड किस बात की है? सुधांशु नित्या के सामने आकर बोला, तुम्हें क्या लगता है मुझे किस बात का घमंड होना चाहिए? नित्या सुधांशु का ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोली, दिखने में ठीक ठाक हो लेकिन फैमिली बैकग्राउंड जीरो होगी। वो तो शक्ल से ही पता चल रहा है मिडिल फैमिली से हो। सुधांशु नित्या के बात पर बोला, सुधांशु अवस्थी, जाकर किसी भी जूनियर से पूछ लो कि सुधांशु अवस्थी क्या है। नित्या सुधांशु को घूरते हुए बोली, किसी बैंड के लीडर हो या फिर क्लास के टॉपर हो। सुधांशु नित्या को अजीब नज़रों से देखते हुए बोला, शायद कल तुमने भूलने की दवा खाई थी इसलिए तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है, बादाम खाया करो। सुधांशु इतना कहकर नित्या के बगल से होकर गुजर जाता है। नित्या सुधांशु को जाता हुआ देखकर मुंह बनाती है तो शौर्य आते हुए कहता है, तुम हमेशा उस 2 टके के लड़के के साथ क्यों बात करती रहती हो? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। शौर्य की बात पर नित्या पलटकर उसे देखते हुए बोली, तुम न जुआन पर लगाम देकर बात किया करो। उसके कॉन्फिडेंस को देखकर साफ लग रहा था कि जरूर वो कोई अच्छी खासी चीज़ है। पता लगाओ उसके बारे में। सौर अकड़ कर बोला, मैं सौर्य दीवान किसी की इन्वेस्टिगेशन करवाओ, वो भी उसके जैसे 2 टके के लड़के की। नित्या सौर की बात पर बोली, तो मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं रहना। अगर तुम मेरा काम नहीं कर सकते तो सो गुड बाय। इतना कहकर नित्या कंप्यूटर लैब की जगह बाहर की तरफ चली जाती है। शौर्य अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करके बोला, नित्या मित्तल, मैं तुम्हें इतनी आसानी से अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। इतना कहकर शौर्य भी नित्या के पीछे चला जाता है। इधर डिज्नीलैंड शोभित अदिति को लेकर डिज्नीलैंड आ गया था, जहां पर बहुत सारे खूबसूरत कैसल और मिक्की माउस के साथ सुंदर फेरी टेल्स रेडी होकर घूम रहे थे। अदिति बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी, उसकी आंखें रोने के कारण लाल हो गई थी। शोभित अदिति की तरफ देखते हुए कहता है, कोकुन। अदिति अपना चेहरा दूसरी तरफ करके बोली, मुझे आपसे बात करनी, आप बहुत बुरे हो। शोभित अदिति के हाथ को पकड़कर बोला, कोकुन, तुम रोना बंद करो और मुझसे बात करो। आई एम सॉरी कि मैंने तुमसे छुपाया कि तुम्हारे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। अदिति आंसू भरी आंखों से शोभित की तरफ देखते हुए बोली, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ सीनियर? मैंने क्या बिगाड़ा था भगवान का? शोभित अदिति की आंखों से आंसू साफ करते हुए बोला, कोकुन, अगर कुछ भी होता है तो वो हमारे नियंत्रण में नहीं होता और मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। अदिति को देखते हुए बोली, और अगर चले गए तो शोभित अदिति के गाल को खींचते हुए बोला, तो तुम मुझे ले आना। अदिति शोभित की बात पर बोली, और मुझे पता नहीं होगा कि आप कहाँ हो, तब मैं क्या करूँगी? शोभित अदिति के गाल पर हाथ रख कर बोला, मेरे जो बड़े भाई हैं ना मृत्युंजय, ही इज ए मैजिशियन, उनके पास मेरी हर जानकारी होती। अदिति मुंह बनाते हुए बोली, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खड़ूस है और कभी कभी आप भी वैसे ही बन जाते हो।
शोभित अदिति के हाथ को पकड़ चलते हुए बोला, हर इंसान के दो चेहरे होते हैं। जैसे अभी तुम रो रही थी और अभी चुप हो गई हो, उसी तरह हालात और लोगों को देखकर हमें बदलना पड़ता है। अदिति शोभित का हाथ पकड़ झुलाते हुए बोली, मेरी माँ मिल जाएगी ना। शोभित अदिति की तरफ देखता है जो कि अपने ही बात में गुम थी, जिस पर शोभित अदिति को कैसल की तरफ इशारा करते हुए कहता है, देखो ये जगह कितनी खूबसूरत है। अदिति पूरे डिज्नीलैंड पर अपनी नज़रें घुमाते हुए बोली, हाँ सुंदर है। शोभित अदिति के हाथ को पकड़ आगे बढ़ते हुए बोला, तुम राइड पर जाओगी। अदिति शोभित को मजबूती से पकड़कर बोली, आप मेरे साथ जाओगे? मुझे अकेले जाने से डर लगता है। शोभित अपना सिर हिलाता है और उसे अंदर की तरफ ले जाता है। अदिति अभी छोटी थी और उससे भी अहम बात, वो ज़्यादा दुनिया के तौर तरीके नहीं जानती थी। अपने में ही गुमसुम रहने वाली क्यूट लड़की थी, इसलिए एक पल के लिए वो अपने सारे दर्द शोभित के साथ भूल चुकी थी। शोभित और अदिति अंदर आते हैं तो अदिति उसे कॉटन कैंडी स्टोर की तरफ इशारा करती है। शोभित के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है और वो अदिति के लिए कॉटन कैंडी एंड हॉट डॉग सैंडविच खरीद कर दे देता है, जिससे अदिति एंजॉय करते हुए शोभित के साथ घूमने लगती है। इधर सारंग विला में सभी लोग लंच की तैयारी कर रहे थे कि सारंग विला के पार्किंग पोर्च पर एक कार आकर रुकती है, जिसमें से एक 47 साल की औरत बाहर आती है। उसके चेहरे पर एक घमंड और रुतबा साफ नजर आ रहा था। वो बिना किसी पर ध्यान दिए चलते हुए सीधा अंदर आ जाती है। वो औरत मेन हॉल में आकर बोली, यहाँ पर क्या मेहमानों की खातिरदारी भी ठीक से नहीं होती है? उस आवाज़ को सुनकर सभी लोग मेन हॉल में आ जाते हैं। निर्जला औरत को देखते हुए बोली, दामिनी इतने सालों बाद और बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। दामिनी निर्जला की बात पर बोली, अब क्या कर सकते हैं भाभी, यहाँ पर तो ना ही मेहमानों की इज्जत है और ना ही उसके आने जाने की। ये कहते हुए दामिनी रचना के तरफ देखती है जो कि सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। दामिनी के कटाक्ष पर रचना तिरछी मुस्कान के साथ बोली, तुम कोई मेहमान नहीं हो दामिनी, इस घर की बेटी हो तो तुम कभी भी मुंह उठाकर आ सकती हो और जा सकती हो। दामिनी रचना के बात पर घूर कर उसकी तरफ देखती है, जिस पर निर्जला दामिनी से कहती है, तुम्हें पता है ना रचना को मजाक करने की आदत है, उसकी बातों को दिल पर मत लेना। दामिनी निर्जला की बात पर बोली, अगर मुझे मुंहफट लोगों की बातों को दिल पर लेने की आदत होती तो मैं यहाँ पर नहीं होती भाभी। वैसे मेरे भैया कहाँ हैं? मुझे उनसे काम था। रचना दामिनी की बातों को इग्नोर कर देती है। तभी एंट्रेस से एक 22 साल की लड़की की आवाज़ आती है, कैसे हैं आप सभी? निर्जला और रचना उस तरफ देखते हैं जहाँ पर शीतल खड़ी मुस्कुरा रही थी और उसके हाथ में लगेज था। रचना शीतल को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, आओ शीतल, तुम तो काफ़ी बड़ी हो गई हो। जब देखा था तब छोटी थी और साजिश करना भी अब सीख गई हो, बिल्कुल अपनी बुआ की तरह। शीतल रचना की बात पर अपना सिर झुकाकर बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जो कुछ भी किया था उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन दोबारा मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। रचना के तेवर पूरी तरीके से बदल जाते और शीतल के सामने जा उसे घूरते हुए कहती है, तुम यहाँ पर आई हो, ठीक कर रही हो, रहो, खाओ पियो, ऐश करो, लेकिन असम की तरह यहाँ पर साजिश करने के बारे में मत सोचना, वरना मैं तुम्हें कचरे की तरह इस विला से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।